हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 जिसका नाम पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है, उसका हम ब्लॉक 1 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंक ब्लॉक टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपनी अर्लियर वीडियो में कहा था कि इंक ब्लॉक टेक्निक्स जो है रोशा के ऊपर बेस्ड है, और इसके अलावा जो है इस टेक्निक में क्या होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम सब्जेक्ट को या क्लाइंट को अलग अलग तरीके से कोई पिक्चर्स दिखा के उसके हैंडराइटिंग के बेस के ऊपर, या उसको हम खुद वो कोई पिक्चर बनाता है उसके बेस के ऊपर डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें हम एसोसिएशन, जिसमें वर्ड का एसोसिएशन कैसे करता है, इन तरीक़ों से हम वो कैसे जो है जो भी वो रेस्पॉन्सेस देता है, हम इन टेक्निक्स के बेस के ऊपर उसके अनकॉन्शियस माइंड से जो है उन सबको निकाल के उनकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। तो इसमें क्या, जैसे कि द इंक ब्लॉक टेक्निक्स कंसिस्ट ऑफ द 2 पॉपुलर टेक्निक्स, जिसमें नंबर 1 पे कौन सी रोशा की है एंड सेकंड कौन सी है होल्ट्जमैन की। उसमें क्या नंबर 1 पे जो हम रोशा के बारे में बात करेंगे, ये क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में क्या होता है, जिसमें हमने अभी अपनी जो है पहले वाली वीडियो में भी किया था, जिसमें क्लाइंट को क्या होता है, कोई भी पिक्चर जो होता है, कोई सब्जेक्ट जो जैसे है उसको कोई भी पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे हमने कहा था कोई ह्यूमन पिक्चर को बनाएगा, तो जिस पार्ट पे वो ज़्यादा फोकस करता है हम उससे उसके पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। ऑल द सिचुएशंस आर इंक्लूडेड हियर इन विच ए स्टोरी इज कंस्ट्रक्टेड बाय द एग्जामिनी ऑन सीइंग द स्टिमुलस मटेरियल विद इन सम गिवन टाइम लिमिट। द थीम्स एंड मोड ऑफ रेस्पॉन्डिंग आर कंसिडर्ड रेलेवेंट इन दिस टेस्ट। द थीमेटिक, इसमें उन्होंने नाम लिया है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का, या ऑब्जेक्ट रिलेशन टेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। इनमें क्या होता है, इन ऑल दिस टेस्ट क्या होता है, ड्रॉ ए पर्सन, कुछ भी उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, कुछ भी ड्रॉ करना होता है, जो है ड्राइंग के बेस पे बेसिकली क्या होता है, कोई भी ड्राइंग को उसको कंस्ट्रक्ट करनी होती है, उसके बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, इन ऑल दिस टेस्ट द एग्जामिनी कंस्ट्रक्ट्स और प्रोड्यूसेस सम सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट इन स्टोरी। कोई भी स्टोरी को जैसे उसको दिखा दी, उसके बेस पे उसको कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ता है इन स्टोरी फॉर्म, और ड्रॉ सम पिक्चर, या तो कोई पिक्चर की, कोई ह्यूमन बीइंग की उसको करना पड़ता है, या तो कोई स्टोरी दिखाए थे उनके बेस के ऊपर जो भी वो ड्रॉ करेगा, वो जिस पार्ट के ऊपर वो फोकस करता है उसके बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। देन कम टू कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन में क्या होता है, सेंटेंस को वो कंप्लीट करता है। जैसे इन्होंने कहा है कि आई वॉन्ट डैश, आई फील एक्साइटेड अबाउट, यानी जो उसको इस तरीके से जो उसको डिफरेंट तरीके जो है वो सेंटेंस होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। उसके बेस पे जो वो कंप्लीट करता है उसके बेस पे हम उसके जो अनकॉन्शियस माइंड की जो हिडन डिज़ायर होती है, या जो क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उनके जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, उनको रेस्पॉन्सेज के बेस के ऊपर हम उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। दीज इंक्लूड द सिचुएशंस where some incomplete sentences are presented to the examinee and he can complete them in the form of his desires. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, and the subject has to fill up the blanks and responses given by the examinee are recorded and analyzed to get a picture of the individual personality. तो इसमें इन्होंने कौन सा टेस्ट का है, रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। ये इस टाइप के जो टेस्ट है जिसमें हम कंप्लीशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। देन कम टू एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या, कोई रोल प्ले जिसको हम कहते हैं, कोई पेंटिंग के थ्रू, कोई ड्राइंग के थ्रू, अपनी जैसे आप देखते हैं कई बार नुक्कड़ नाटक चल रहे होते हैं, रोल प्ले के थ्रू हम देखते हैं कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो जिस तरीके से वो उस चीज़ को प्ले कर रहे होते हैं, उससे हम मालूम करते हैं उनके जो है पर्सनैलिटी के बारे में। दीज इंक्लूड दोज टेस्ट वेयर सम मैनिपुलेटिव टास्क आर यूज्ड बाय द एग्जामिनी टू डिपिक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी। सम इंटरेक्शन विद द गिवन मटेरियल इज द थीम ऑफ दोज टेक्निक्स। सम ऑफ द कॉमन एक्सप्रेसिव में क्या होते हैं, इंक्लूड, जैसे मैंने बताया कि रोल प्ले करते हैं, वो फिंगर पेंटिंग करते हैं, फिंगर से पेंटिंग करते हैं, प्ले करते हैं, ड्राइंग करते हैं, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एक्सप्रेसिव टेक्निक इज दैट द एग्जामिनर pays much attention to the manner in which the given material are manipulated by the examinee। उसको कैसे वो करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है, उसका जो मटेरियल हम देते हैं उसके बेस पे हम कैसे, हमने उसको पेन दे दिया, पेपर दे दिया, कलर्स दे दिए, तो कैसे उस चीज़ को मैनिपुलेट करता है, कैसे अपनी को जो बनाता है, ड्रॉ करता है, उसके बेस के ऊपर बताते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। देन कम टू रोशा। रोशा का तो सबसे इस पर इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको पहले ब्रीफ में बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है क्लाइंट को, टोटल 10 पिक्चर्स होती हैं, 5 तो होती है ब्लैक एंड वाइट में होती हैं, और 5 कौन सी होती हैं, कलर्ड, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड होती है उनके बेस के ऊपर जब उसको दिखाया जाता है तो कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। द रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1921 बाय स्विस साइकेट्रिस्ट
हरमन रोशा इनका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द 10 इंक ब्लॉक, 10 होते हैं, 5 इन ब्लैक एंड वाइट, 5 कौन से होते हैं, ब्लैक इंक में होते हैं, उन्हें वाइट बैकग्राउंड, और 5 कौन से होते हैं, वो भी वाइट, जो वो भी 5 होते हैं कौन से, कलर्ड। 5 तो हो गए ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक हो गए, 5 कौन से हो गए, कलर्ड। दोनों की ही जो बैकग्राउंड होते हैं वो तो ब्लैक एंड वाइट हो गए, यानी वाइट बैकग्राउंड हो गई। इसके भी जो है जो कलर्ड होते हैं 5, उनकी भी वाइट बैकग्राउंड ही होती है। नाउ द रोशा टेस्ट इज ए मेजर ऑफ बोथ द इंटेलेक्चुअल एंड नॉन इंटेलेक्चुअल, दोनों ही पर्सनैलिटी टेस्ट को मेजर करने के लिए होता है। वाइल डेवलपिंग दिस टेक्निक, इसमें क्या होता है, रोशा एग्जामिन उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंक ब्लॉट्स विच वर एडमिनिस्टर्ड टू डिफरेंट साइकेट्रिक ग्रुप, उनको दिखाया गया डिफरेंट ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सच क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस वेरियस साइकेट्रिक सिंड्रोम दैट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्स कैरेक्टर वर टेकन अप इन द उनकी स्कोरिंग। अब इसको जब आप देखोगे कि कैसे कैसे जो है उनको दिखाया गया, तो उनके जो पार्ट्स दिखाए गए डिफरेंट, उनके हर पार्ट को देख के जो रेस्पॉन्सेज दिए गए सब्जेक्ट ने उनको नोट किया गया। यहाँ पे इसको करते हैं इन द टेस्ट the subjects are asked to simply state whatever each ink blot looks like to them। उनको हमने बताया कि 5 तो होते हैं ब्लैक, 5 होते हैं कलर्ड में, दोनों की बैकग्राउंड होती है वाइट। अब जब उनको दिखाया गया तो रेस्पॉन्सेज आर स्कोर्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट यूजिंग प्री डिटरमिन्ड कैटेगरीज ऑन की फैक्टर सच एज कलर पे, शेप पे, मूवमेंट पे, वेदर द होल और पार्ट जो है इंक ब्लॉट का हैज़ बीन सीन पूरा देखा या किस एंगल से देखा, and whether the response is given in content or the whole or the peak। उन्होंने क्या देखा कि अगर उनको ये भी उनका जो देखने का तरीका देखा कि जो सब्जेक्ट जो क्लाइंट्स है उनको पूरे को, उन्होंने पूरे इंक प्लॉट को देखा या उनको हाफ देखा या साइड से देखा, उन्होंने हर तरह से उसके कलर शेप उसके ऊपर उनको देखा कि उनका रेस्पॉन्सेज क्या था। एंड दीज ब्लॉट्स आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और फॉर बिहेवियर प्रेडिक्शन। इन सब के बेस के ऊपर इनको देखा कि कैसे उनको जो डायग्नोस किस चीज़ को किया, मेंटल डिसऑर्डर्स को, बिहेवियर प्रेडिक्शंस को, और पर्सनैलिटी के बारे में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहता है, होल प्रोसेसर ऑफ द रोशा टेस्ट इज अ कंबाइंड सेट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर, इंक्वायरी एंड स्कोरिंग। ये मेन जो 3 हैं इसके रोशा टेस्ट हम अभी कर रहे हैं। इसके टोटल इसको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे उसके लिए 3 तरह के इन्होंने पार्ट में इसको डील किया। सबसे पहले कौन सा है, परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात है उसमें सब्जेक्ट को पता नहीं होता कि उसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, उसका प्रोबिंग की जा रही है, तो इसलिए वो जो रेस्पॉन्सेज देता है वो एकदम क्लियर देता है, अनकॉन्शियस माइंड में से हम उसके रेस्पॉन्सेज को निकलवाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस प्रॉपर में क्या होता है, एग्जामिनी इज आस्क्ड टू गेट सीटेड एंड रैपर्ड इज एस्टेब्लिश विद देम। उसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो क्लाइंट है, उसको आराम से उसको बिठाया जाता है, उसको इंट्रोडक्शन ली जाती है, उसको जाके वो कंफर्टेबल फील हो जाए, ताकि वो इस लाइक हो जाए, बड़ा उसको सॉफ्टली उसके साथ बिहेव किया जाता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। देन फर्स्ट प्लेट इज देन हैंडल टू द क्लाइंट विद अ क्वेश्चन। फिर उसको फर्स्ट प्लेट का मतलब है जो फर्स्ट रोशा है उसको इंक ब्लॉट उसको दिखाया जाता है, व्हाट डू यू थिंक दिस कुड बी, तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा ये, कैसा हो सकता था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एग्जामिनर नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग थिंग। अब उसमें क्या क्या इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिएक्शन टाइम विच मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द कार्ड प्रेजेंटेशन एंड एग्जामिनर्स रेस्पॉन्स। सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है हमारे को, जो हमने उसको कार्ड दिखाया है वो और जो उसका रेस्पॉन्स है उनका रिएक्शन टाइम, कितनी देर में उसने जवाब दिया है। सेकेंड, द पोजीशन ऑफ द कार्ड इज ऑल्सो टेकन इन काउंट वाइल एग्जामिनर इज रेस्पॉन्डिंग एंड आर स्कोर्ड है लेस देन, ग्रेटर देन, जो है ऊपर है नीचे है, इनकी डिपेंड, ये उनकी लैंग्वेज है कि जब उसने कार्ड को किस ढंग से जो है मोड़ा है, राइट से देख रहा है, वो लेफ्ट से देख रहा है, कम देख रहा है, ज़्यादा देख रहा है। एंड द रेस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड वर्बेटिम फॉर द रीजन दैट द एग्जामिनर कैन रीड इट एंड एनालाइज द सेम इफेक्टिवली। वर्बेटिम का मतलब क्या, एग्जैक्टली जिसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज़ के बारे में जो उसके रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको वर्ड टू वर्ड जो है उनका जिस तरह से वो बोल रहे हैं उनको नोट किया जाता है, ताकि वो एग्जामिनर उनको पढ़ सके और बाद में उस चीज़ को एनालाइज कर सके, ताकि कहीं भी, क्योंकि दोबारा तो वो सेम टेस्ट नहीं ले सकता सेम उसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसलिए जो है वर्ड टू वर्ड हर उसके जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको नोट किया जाता है। देन टोटल टाइम फॉर विच कार्ड इज केप्ट बाय द सब्जेक्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। अब जो है जो टोटल टाइम उसने कितना लिया सब्जेक्ट ने उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कार्ड एंड द फर्स्ट रेस्पॉन्स द सब्जेक्ट गिवन इज द रिएक्शन टाइम, जो हमने अभी ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में किया है। ऑन कम्प्लीशन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, अब फर्स्ट प्लेट का मतलब है फर्स्ट उसको एक इंक ब्लॉट है उसको दिखा दिया, अब सेकंड अगेन उसको दिया जाता है, सेकंड प्लेट इज ऑल्सो गिवन टू द एग्जामिनी एंड सिमिलरली ऑल द 10 प्लेट्स, कौन से ऑल 10 प्लेट हमने किए हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 जो है कलर्ड है और उनके बैकग्राउंड क्या है वो वाइट है।
सिक्वेंशियली उनको दिखाया जाता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स इज ऑल्सो टर्म एज रेस्पॉन्स प्रोडक्टिविटी रेशियो एंड इज कोडेड एज आर। आर से उसको उनके रेस्पॉन्स होते हैं उनके बेस के ऊपर उसको क्या क्या लिखा जाता है, रेस्पॉन्स प्रोडक्टिविटी रेशियो। एंड ऑन ए रोशा प्रोटोकॉल में क्या होता है, फॉर मोस्ट एडल्ट्स द स्कोर वेरीज कितना 15 to 30 के बीच में जो है, जो एडल्ट्स के ऊपर कहते हैं इतने के बीच में उनके जो स्कोर होते हैं वो वेरी करते हैं। एंड वेग एंड अनसर्टेन रेस्पॉन्स बाय एग्जामिनर इज नोटेड डाउन टू द क्लैरिफाइड। कैसे इन द सेकंड स्टेज जिसमें वो कहते हैं, जिसको हम इंक्वायरी स्टेज कहते हैं। एक तो हम जो एकदम क्लियर होते हैं वो क्या है 15 to 30 का बीच में आसपास का स्कोर आते हैं जैसे इन्होंने बताया। अब क्या इंक्वायरी में क्या होता है, अब हमारे को लगता है जो उनके रेस्पॉन्सेज आए हैं थोड़ा सा वो वेग है, हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या उन्होंने जवाब दिया। फिर से उनको प्रोबिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, फिर से उनसे पूछते हैं डिटेल में, प्रोबिंग फॉर द डिटेल्ड और क्लैरिफाइड आंसर। ये क्या होता है हमारी इंक्वायरी नाम से मालूम, उसको इंक्वायर अगेन करते हैं। इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोशा टेस्ट। इट इज टेकन अप आफ्टर ऑब्टेनिंग रेस्पॉन्सेज ऑन ऑल। जब ऑलरेडी हम लोगों ने जब परफॉर्मेंस पे प्रॉपर में ऑलरेडी 10 के 10 काट के हमने रेस्पॉन्सेज को कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो वेग होते हैं, जो एकदम क्लियर नहीं होते, देन अगेन वी प्रोब फ्रॉम द सब्जेक्ट। द बेसिक पर्पज ऑफ द कंडक्टिंग इंक्वायरी इज टू कलेक्ट ऑल द necessary information for the accurate scoring of the responses. Here a location sheet is presented before the examinee and asked to locate the part on the basis of which he has responded. अब फिर से उसको दिखाया जाता है और लोकेशन शीट भी कहाँ पे जो उसका जो वेग रेस्पॉन्स था उससे उस पर फोकस कराया जाता है, सो एज टू मेंटेन ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द एरिया ऑफ द प्लॉट यूज बाय द सब्जेक्ट। अब जो वो रेस्पॉन्स आएगा ये जो है कैसे किया जाएगा यूज, उसके डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर स्किल एंड एक्सपर्टाइज, कि वो कितना जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना स्किल्ड है और कितना वो एक्सपर्टीज है उसके बेस के ऊपर जो है ये टेस्ट अगेन जो है इंक्वायरी में जो रेस्पॉन्स वाले वेग होते हैं अगेन उनसे प्रोबिंग की जाती है कि डिटेल में उनके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। देन स्कोरिंग, अब सारे हमारे पास रेस्पॉन्सेज आ गए, अब उनके हम जो स्कोरिंग है उस पर बात आती है कि उसकी स्कोरिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, वेदर एग्जामिनर हैज़ गिवन रेस्पॉन्सेज, उसमें हम देखते हैं वो क्या क्या किस बेस पे उन्होंने दिया था। मेजर डिफरेंसेज अमंग द वेरियस स्कोरिंग सिस्टम और रोशा टेस्ट क्या है 1930 में पहले हुआ, फिर बाद में 1960 में। और देयर ऑल्सो द लोकस ऑफ फोकस ऑफ कंसर्न फॉर रोशा इंटरप्रिटेशन बेस्ड इधर ऑन द कंटेंट ऑफ द रेस्पॉन्सेज और ऑन देयर फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लोकेशन के बेस पे था, डिटर्मिनेंट्स है, फॉर्म क्वालिटी है, एंड द वेरियस क्वांटिटी समरीज डिराइव्ड फ्रॉम द रेस्पॉन्सेज। उनके बेस पे जो उनको रेस्पॉन्सेज मिलते हैं उसके बेस पे जो उनको देखते हैं उसका कंटेंट जो है रेस्पॉन्स जो है क्या था। स्कोरिंग ऑफ द लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन में क्या होता है, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्लॉट with which each response of the subject is associated। हर response जो है associated होता है। For example, whether the whole plot और कॉमन डिटेल और यूजुअल डिटेल हैज़ बीन यूज्ड बाय द रेस्पोंडेंट। उसने पूरा देखा है या कितना देखा है, क्या चीज़ उनके लिए कॉमन थी उस, और आस्क कोड है WDD का मतलब क्या है, W का जैसे उन्होंने हॉल कह दिया, इनके उन्होंने उस चीज़ को वो किया है कि कैसे कैसे उन्होंने कितना कि एग्जामिनर जो एग्जामिनी है उसके जो रेस्पॉन्सेज हैं हम उनको लोकेशन के बेस के ऊपर देखते हैं कि कलर के बेस पे, शेड के बेस पे, उनके इमोशनल स्टेट को देखते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, जो रेस्पॉन्स जो होते हैं उनमें फॉर्म है, कलर है, शेडिंग मूवमेंट होते हैं, कोडेड है FCSM। इसका आगे हम डिटेल में करते हैं अभी। एंड द रेस्पोंडेंट्स परसेप्शन ऑफ द ब्लॉट एज मूविंग ऑब्जेक्ट इज कोड टू द इन द कंटेंट मूवमेंट के बेस पे, क्योंकि हमने कहा ना कि लोकेशन के बेस पे करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के बेस पे करते हैं, फॉर्म क्वालिटी पे करते हैं। तो इस ढंग से उन्होंने कहा कि इसमें लोकेशन में तो हमने ये कर दिया, डिटर्मिनेंट में हमने जैसे इन्होंने कहा कि उसके हम डिटेल में उसके बारे में देखिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या उसके पीछे रीजंस हैं जो वो दे रहा है। द फॉर्म क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स इन मे डिपिक्ट द प्रिसीजन विद विच अ रेस्पॉन्स मेजर लोकेशन यूज टू देयर ओरिजिनलिटी। देन ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट, इसमें क्या था, ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन रोशा सिस्टम टू द अनदर एक्सेप्ट सम मेजर रेगुलरली एम्प्लॉयड कैटेगरीज में क्या होता है, रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं, कि वो जो फॉर्म जो क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो एबल हैं उस चीज़ के लिए उसको जवाब देने, क्या कितने क्लैरिटी है उनको उनके जो है उस चीज़ की जो उसको दिखाई जाती है बेसिकली। द ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन रोशा सिस्टम टू अनदर एक्सेप्ट सम मेजर रेगुलरली एम्प्लॉयड कैटेगरीज। सम ऑफ द मेन कैटेगरी आर ह्यूमन फिगर है, ह्यूमन डिटेल है, इसके ऊपर इनको दिखाया जाता है। कोडेड जैसे उन्होंने कहा है कि HA HD AD एक्सेट्रा। HD का अभी इन्होंने यहाँ पे दिया होगा यहाँ पे
कि एच का मतलब क्या आता है, ए का मतलब क्या होता है, आगे हम जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें आ जाएगा। सम अदर ब्रॉड स्कोरिंग कैटेगरीज में इंक्लूड आर्ट ऑब्जेक्ट्स है, प्लांट्स है, मैप्स है, ये सारे इन्होंने दे रखे जो कार्ड्स के ऊपर जो वो बोलते हैं उससे किसी टाइप की जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनको फर्दर हम कितनी कैटेगरी में स्कोरिंग के लिए आगे जो है कैटेगरीज बना देते हैं। तो वो जो जैसा रेस्पॉन्स आता है उसको वैसे ही स्कोरिंग में डाल देते हैं। और फॉर ईच ऑफ द 10 कार्ड सर्टेन स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज आर स्कोर्ड एज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द कॉमन अकरेंस एंड दस कंस्टिट्यूट पॉपुलरिटी स्कोर। क्योंकि जो हमने तुमको 10 कार्ड दिखाए हैं वो 10 पे डिफरेंट तरह की उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ों से पूछी जाती है। कुछ लोकेशन बेस्ड होते हैं, कुछ जो है डिटरमिन, उसका हम सारे डिटेल में देखते हैं उसमें क्या क्या है कि ह्यूमन की मूवमेंट है, एनिमल मूवमेंट है, डिफरेंट तरह के उसमें जो है कलर्स के को लेकर है, शेपिंग को लेकर है। जैसे हमने मूवमेंट कहा तो एनिमल और हमने ह्यूमन की कह दी, हमने कलर के ऊपर क्या है या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने किया है तो क्या है रेड कलर है, ग्रीन कलर है, जैसा अगर पिंक आता है तो वो किससे रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड है, तो उस टाइप से प्लांट्स से रिलेटेड है, मैप से रिलेटेड है, लैंडस्केप है, क्लोथिंग है। तो इन्होंने इस टाइप से कहा कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं और जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको फिर हम स्कोरिंग करते हैं, उनको एक जैसे रेस्पॉन्सेज को एक जैसी कैटेगरी में हम बांट देते हैं। अब इन्होंने आगे आपको पूरा स्कोरिंग भी आएगी इसमें कि क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रोर्शा स्कोर्स इंक्लूड द एसोसिएशन ऑफ होल रेस्पॉन्सेज विद कंसेप्चुअल थिंकिंग। होल का मतलब है डब्ल्यू, वहाँ पे उस चीज़ को यूज करेंगे। द कलर रेस्पॉन्सेज गिवन बाय द सब्जेक्ट आर इंडिकेटिव द सब्जेक्ट इमोशनलिटी। जब कलर, जहाँ पे वो कलर से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सेज देगा उसका मतलब क्या, उसकी हम क्या देख रहे हैं, उसके इमोशनल पार्ट को देखते हैं, फैंटेसी को देखते हैं कि वो क्या इमेजिन करता है, क्या वो सोचता है, क्या उसकी मैजिकली सोचता है, जिसको बोलते हैं फैंटेसी, सपने जिसको बोलते हैं लेना, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं। एंड द एंटायर रेस्पॉन्स फॉर ऑल द 10 कार्ड्स इंक्लूडिंग द इंक्वायरी आर इंटीग्रेटेड टुगेदर टू इंटरप्रेट। यानी इसमें वही कह रहा है वो कि जो मान लो हम कलर की बात आती है तो उसका इमोशनल पार्ट देखते हैं, जो 10 के 10 कार्ड में होते हैं उन्हीं में अगर नहीं क्लियर होता है एक बार तो इंक्वायरी करके जो हमने अभी जो सेकेंड स्टेज की है हम अगेन उससे जो है प्रोबिंग करते हैं, तो उससे हम उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। हाउएवर आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द रोर्शा टेस्ट एज ए साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट सम ऑफ द रिसर्चर्स फाउंड ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज। अब वो कहते हैं कि जब इसको हम यूज़ करते हैं, अब इसको पहले हम ब्रीफ में करते हैं कि इसमें क्या होता है। जो रेस्पॉन्सेज जो हैं, जैसे हमने कहा कि अगर ह्यूमन्स को हम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा ना कि ह्यूमन एच, यहाँ पे लिखा है इन्होंने एच, यहाँ पे क्या है ह्यूमन फिगर है तो एच आती है, एनिमल को यूज़ करें तो ए आता है, और एनिमल डिटेल आएगा तो एडी आ जाएगा, और ह्यूमन डिटेल आता तो एसडी आता है। यानी इनके कोड है इस टाइप से। जो जो उन्होंने 10 के 10 कार्ड दिखाए हैं, जो उनके रेस्पॉन्सेज आए हैं उनको इन्होंने एच में करना है, यानी वो ह्यूमन से रिलेटेड जो होंगे तो वो एच में डाल देंगे, अगर एनिमल से रिलेटेड होंगे तो ए में डाल देंगे, अगर डिटेल में ह्यूमन की डिटेल खाली फिगर्स को लेके तो एच ए ऐसे आ जाएगा, अगर मान लीजिए पूरी डिटेल में है तो एच के ह्यूमन को लेके तो एच डी, और एनिमल को लेके है तो ए डी। तो अब उन्होंने कहा कि लेकिन अब यहाँ तक तो इसका ये हो गया कि हमने 10 कार्ड्स में कैसे कैसे उनको अप्लाई किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया उनका, कैसे हमने उनकी परफॉर्मेंस प्रॉपर की, कैसे हमने उनकी इंक्वायरी की, कैसे हमने उनकी स्कोरिंग की। अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक इसको टेस्ट को यूज़ भी किया गया, एंड एज ए साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट सम ऑफ द रिसर्चर्स फाउंड ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज इन हेड। अब कुछ एक नंबर ऑफ डिफिकल्टीज उनको लगा इस मेथड में, सच एज द वेरिएबिलिटी इन द टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज एग्जामिन इफेक्ट्स एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्कोर्स। इनमें क्या है कि कुछ जैसे कि टोटल नंबर रेस्पॉन्स उन्होंने वेरिएबिलिटी मिली उनको कि भाई जब उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया तो कहीं ना कहीं जो रेस्पॉन्सेज है वो उनमें थोड़ा डिफरेंस था, और एग्जामिनर का अपना इफेक्ट्स भी है जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच है उसमें, कहीं ना कहीं जो इंटरप्रेट करते हैं वो खुद करते हैं एग्जामिनर, तो उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि वो कितना कैसे वो जो है उसको कर रहे हैं इंटरप्रेट, उस पर उसकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। फिर वो जो सब्जेक्ट्स है क्लाइंट से क्या पता वो जो एग्जामिनर है उससे खुद के इंटरेस्ट के हों, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इसमें एग्जामिनर का इफेक्ट्स में। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्कोर, जो उनके स्कोर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। द 5 मेजर रोशा सिस्टम इन द यूएस डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स शो वास्ट डिफरेंसेस विच वर डॉक्यूमेंटेड बाय जॉनी, अगेन उन्होंने 1969 में किया, एंड ही विद दिस एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल यूज ऑफ रोशा टेस्ट came up with a single distilled system compassing all the useful features being possessed by the अब उन्होंने जो इसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने जो 1969 में जॉन एलेक्जेंडर ने किया, एंड क्वेश्चन आर ऑल्सो आज अबाउट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट डन थ्रू द, ये भी किया कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी एसेस किया। तो मेनली इन्होंने जो रोशा के टेस्ट में इन्होंने क्या किया था, जो रेस्पॉन्सेज होते हैं इनके अनकॉन्शियस माइंड से निकलवाए,
कलर से उनकी इमोशन स्टेट को देखा, और उन्होंने कार्ड को कैसे पकड़ा था, राइट से लेफ्ट से पूरा होल देखा था या कम पार्ट देखा था, उनसे उस टाइप से उनका जो है वो उसकी स्कोरिंग की। फिर रिएक्शन टाइम को देखा, कैसे उनको जब इंक ब्लॉट दिखाया था, जैसे उन्होंने फर्स्ट रेस्पॉन्स दिया, उनका रिएक्शन टाइम को देखा, कितना उनको टाइम लगा, उस टाइप से उनकी जो है रेस्पॉन्सेज को नोट करके उनकी जो है रिएक्शन टाइम को फिर उसकी हमने स्कोरिंग की। अब जो है ये हो गया। टू ब्रीफली स्टेट अबाउट दिस टेस्ट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मोर रिसर्च टूल्स नीड्स टू बी कंडक्टेड टू इन्वेंट ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग ऑफ दी। ज़्यादा उसके बारे में स्टैंडर्डाइज करने की ज़्यादा जरूरत है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से भी, उसकी स्कोरिंग करने से भी के लिए भी। नेक्स्ट है होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट। ये भी वैसे वही है, लेकिन जो है ये क्या ब्लैक एंड वाइट में है। अब आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। मेनली क्या होता है, इन्होंने सेम वही टेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये उन्होंने और उसको रिफाइन करके अच्छे तरीके से बताया। जैसे इन्होंने कहा होल्ट्जमैन एट अल डेवलप्ड एन इंक ब्लॉट टेस्ट नोन एज अ होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय द होल्ट्जमैन इन ऑर्डर टू रिमूव द इनहेरेंट टेक्निकल डिफिकल्टी ऑफ रोर्शा। जो भी अपने रोर्शा का टेस्ट किया में थोड़ी सी जो टेक्निकल डिफिकल्टी थी उसको रिमूव करने के लिए लाइक क्या था, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज। उस वाले में क्या था, कोई लिमिटेड नंबर था ही नहीं, कितने भी वो रेस्पॉन्स जो है वो दे सकता था। जब हमने 10 कार्ड्स दिखाए, 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 कलर्ड में विद वाइट बैकग्राउंड, तो उन्होंने कहा कि उसमें अनलिमिटेड रेस्पॉन्सेज थे। इसमें क्या था, उन्होंने रेस्पॉन्सेज को लिमिट कर दिया। एंड पुअर स्कोरर लाइबिलिटी, उसमें जो लाइबिलिटी और वैलिडिटी को भी उन्होंने देखा। इसमें देयर आर 2 पैरेलल फॉर्म। अब इनके जो होल्ट्जमैन का जो इंक ब्लॉट टेस्ट था, इसमें इन्होंने क्या किया, 2 पैरेलल फॉर्म लिए ए एंड बी, जिसमें 45 कार्ड्स थे, बहुत कलर थे, सभी कलर थे, एंड एक्रोमेटिक एंड मार्क्ड एसिमेट्रिक, ठीक है। एंड 1 रेस्पॉन्स पर कार्ड इज टेकन बाय द, आपको कि 45 कार्ड थे तो हर कार्ड के लिए एक ही रेस्पॉन्स को लिया। एंड ईच रेस्पॉन्स इज फॉलोड बाय 2 फोल्ड सिंपल क्वेश्चन। उसका हर का जो एक का एक रेस्पॉन्स लिया, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेयर वाज द परसेप्ट रिप्रेजेंटेड इन द ब्लॉट, क्या तो उसमें देखा उन्होंने, क्या परसीव किया, एंड व्हाट द परसेप्ट सजेस्ट, वो जो वो देख रहे हैं उस जो है वो ब्लॉट जो आप देख रहे हो, उसमें वो ब्लॉट के बारे में जो परसीव कर रहे हो, जो पिक्चर है कोई फिगर है, वो क्या आप सजेस्ट करते हो उसके लिए। तो बेसिकली क्या था, हर एक कार्ड को वो एक बार ही रेस्पॉन्स कर सकते थे, और हर रेस्पॉन्स क्या था, 2 फोल्ड था। 2 फोल्ड का मतलब 2 तरह से, जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक तो वो क्या उनको प्रेजेंट वो जो देख रहे हैं वो, उसके बारे में पूछा कि आप क्या देख रहे हैं इसमें, आपको इसमें क्या दिख रहा है। और सेकेंडली उन्होंने क्या कहा कि व्हाट द परसेप्ट सजेस्ट अबाउट द ब्लॉट, कि जो आप देख रहे हैं वो ब्लॉट के बारे में क्या सजेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि 45 कार्ड्स ले लिए, हर एक कार्ड का एक रेस्पॉन्स है, और 2 तरह से इन्होंने कहा कि 2 फोल्ड क्वेश्चन थे उसके अंदर, ठीक है। और नंबर रेस्पॉन्स जो फिक्स कर दिए, उनकी रिलायबिलिटी को भी उन्होंने फिक्स किया। एंड इट हैज़ बीन फाउंड बाय मैनी रिसर्चर्स दैट होल्ट्जमैन टेस्ट अपीयर्स टू बी बेटर स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम कहते हैं कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी, ज़्यादा उसका जो क्लियर था उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं थी दैन दी रोर्शा टेस्ट। ऑल्सो द स्कोरर रिलायबिलिटी ऑफ द HIT का मतलब क्या है, होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये ज़्यादा जो उसकी वैलिडिटी जो है डाटा की ज़्यादा वो सेटिस्फैक्ट्री थी, क्योंकि इसमें वैलिडिटी क्या होती है, जिस पर्पज़ के लिए हमने जो टेस्ट बनाया है वो टेस्ट पूरा करता है वो, तब जो हम उसको क्या बोलते हैं वो टेस्ट जो है वैलिड है। एंड इट हैज़ ऑल्सो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्टिविटी रेशियो बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ, हमने जो नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज थे उनको फिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, जो प्रॉब्लम थी प्रोडक्टिविटी रेशियो की, डेट वाज ऑल्सो ओवरकम। तो अब उन्होंने क्या किया कि रिसेंटली होल्ट्जमैन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए वेरिएंट HIT कॉल्ड द HIT 25, जिसमें जो है 25, पहले वाले में 45 कार्ड्स थे, अब इसमें ओनली जो है 25 कार्ड है। अब जो है TAT में क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट को जो होता है टोटल पिक्चर्स दिखा के, जैसे 20 पिक्चर उनको दिखा दी, उसमें पास्ट पे, फ्यूचर पे, प्रेजेंट पे, सब पे फोकस कराया जाता है, जो है उससे सारा उससे पूछा जाता है क्लाइंट से। द टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मूरे एंड हिज कलीग्स। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का 20 पिक्चर जैसे हैं विच आर ब्लैक एंड वाइट में उनसे 20 पिक्चर उनको दिखाई जाती हैं। एंड द पीपल डिपिक्टेड इन द पिक्चर आर डेलिबरेटली ड्रॉन इन एम्बिगुअस होती हैं, क्लियर नहीं होती, वेग होती हैं, एकदम जो है जो आपको एकदम साफ नहीं दिखती। आफ्टर शोइंग द पिक्चर द स्टोरी इज टू बी टोल्ड बाय द क्लाइंट अबाउट द पर्सन और पीपल। अब जो उनका पिक्चर दिखाई जाती है, उनसे पूछा जाता है क्लाइंट से कि आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, जो आदमी दिख रहा है या जो लोग दिख रहे हैं, उसके बारे में उनसे पूछा जाता है, स्टोरी बताओ, इसके ऊपर बताओ, तो एक्सप्लेन करो स्टोरी के रूप में। एंड दे टू से व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, व्हाट हैज कॉज द इवेंट एंड व्हाट कुड हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। उसके बेस के ऊपर कहने का मतलब कि स्टोरी के रूप में बताया जाता है कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसका कारण
क्या है, इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या आपको क्या लगता है फ्यूचर में। तो उस टाइप से सारे के सारे जो रेस्पॉन्स होता है, द स्टोरी नरेटेड बाय द क्लाइंट इज इंटरप्रेटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट हु ट्राइज टू लुक फॉर द रिवीलिंग स्टेटमेंट्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स हिडन इमोशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस होता है कि हिडन मेमोरीज को लेकर, हिडन इमोशंस को लेकर उन जो वो बताते हैं स्टोरी रूप में उनको नोट करके और फिर उनके पर्सनैलिटी को एसेस किया जाता है। इन द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन मेथड जो TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट स्कोर, द एग्जामिनर फर्स्ट डिटरमिन हु इज द हीरो, कि कौन उनको लग रहा है, कौन सा हीरो का मतलब क्या है कि क्लाइंट को वो क्या लग रहा है कि इसमें कौन इसका जो कौन है मेन, द करेक्टर ऑफ इधर सेक्स विद होम द रिस्पॉन्डेंट प्रिज्यूमेबली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें उनको क्या लग रहा है इसको देखकर जो मेन पर्सन कौन है जिसके ऊपर जो है बनाया गया है ये और जो उससे रिलेटेड है। तो यही सब चीज़ें हैं इस टेस्ट के अंदर। अब क्या है कि जो है इन्होंने ये कहा द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज देन एनालाइज इन रेफरेंस टू द मोरेज लिस्ट ऑफ नीड्स एंड प्रेस। इन्होंने कहा कि जो उनके रेस्पॉन्सेज होते हैं उनका फिर उनको वो किया जाता है, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज किया जाता है रेस्पॉन्सेज को। नीड्स का मतलब क्या, नीड्स क्या होती हैं, उनकी क्या, उनकी जो है प्रॉब्लम क्या वो उनके मेन क्या वो चाहते हैं, और प्रेस क्या होता है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड अग्रेशन आर द एग्जाम्पल क्या होता है नीड्स से रिलेटेड होते हैं। एंड क्या होता है प्रेस का मतलब क्या होता है जो हम उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, एनवायरमेंटल फोर्सेस, जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं डेट में फैसिलिटेट और इंटरफेयर विद उनकी नीड को पूरा करने के लिए कि उनको से एनवायरमेंटल फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है क्या उनके सामने जो प्रॉब्लम आती है डेटा होती प्रेस। अभी उन्होंने कहा कि however TAT has been used extensively in the research of personality but the high variation in the administration scoring के कारण क्या होता है associated with TAT has made it quite difficult to investigate psychometric properties of the TAT। तब बाकी उन्होंने कहा कि हर टेस्ट की कुछ तो लिमिटेशन होती हैं। देन कम टू सेंटेंस कंप्लीशन, जो हमने पहले भी किया था कि उनको टेंस दिखा दे, कोई पूरा जो सेंटेंस होते हैं उनकी पूरी लिस्ट दे देते हैं, उनको फिल इन द ब्लैंक्स जिसको हम बोलते हैं, उनको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। दिस इज आवर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है ना आई फील वेरी डैश, आई विश माई मदर डैश, तो उसको कैसे किया। इन्होंने एक और भी कहा है कि इन दी ड्रॉ ए पर्सन, एक पर्सन को ड्रॉ करना होता है या हाउस ट्री उनको बनाना होता है, कुछ उनका पूरा कंप्लीट, कोई चाहे पिक्चर को कंप्लीट करना होता है या कुछ भी, उनको सेंटेंस को मेनली इन पे फोकस क्या होता है, सेंटेंस को ही कंप्लीट करने पे होता है। अब इन्होंने कहा कि लिमिटेशंस क्या होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की, जिसमें क्या होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिक सब्जेक्टिव के, ये सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन टोटली जो रेस्पॉन्सेज हमारे को मिलते हैं क्लाइंट के, इंटरप्रिटेशन टोटली क्या होता है वो सब उस पर क्लाइंट ये जो है आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू नहीं सॉरी, जो आपका एक्सपेरिमेंटर जो जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, या काउंसलर है या थेरापिस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपनी ओर से वो जो है उसको इंटरप्रेट अपने तरीके से भी वो कर सकता है। तो सब सब्जेक्टिव होने के कारण क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द आंसर ऑफ द क्लाइंट्स के क्या होता है जो आंसर दे रहे हैं नीड्स डीप एनालिटिक एंड आर्टिस्टिक डेटा, ये होते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। पहली प्रॉब्लम क्या हो गई सब्जेक्टिव है। सेकंड क्या होता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है कि जो रिजल्ट्स आते हैं कितने रिलायबल हम जब उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो या जो जिस पर्पस के लिए बनाया है वो पूरा भी कर रहा है नहीं कर रहा है वो टेस्ट। फिर उसके बाद देयर आर नो जो है इसका मतलब कि देयर नो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग स्केल्स फॉर प्रोजेक्टिव, कोई प्रॉपर जो है ग्रेडिंग स्केल्स नहीं है। पर्सन वेरिंग मूड में डिसाइड द पर्सन आंसर, अब जो जिससे हम इंफॉर्मेशन लें उसका मूड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा, उसी के हिसाब से उसके रेस्पॉन्सेज रहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा उसकी लिमिटेशन है। सम सिचुएशनल वेरिएबल्स लाइक द एग्जामिनर फिजिकल करेक्टर, जो एग्जामिनर जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, लाइकली टू इन्फ्लुएंस द रेस्पॉन्सेज ऑन प्रोजेक्टिव टेक्निक, कि वो कितना है उसका फिजिकल करेक्टर मतलब क्या है, वो कितना सपोर्टिंग है, कितना वो डोमिनेटिंग है, किस ढंग से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, अगर वो जोर से ले रहा है, ज़बरदस्ती से ले रहा है, या सपोर्टली उसको जब मैंने कहा है कि उसको आराम से एटमॉस्फेयर रैपिड बनाए, उसको कंफर्टेबल फील कराए, रिलैक्सिंग फील कराए, उस पर डिपेंड करता है। एंड इट हैज ऑल्सो बीन सीन दैट द चेंज इंस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एग्जामिनर के स्कोर्स पे। वो बार बार अपनी जो वे ऑफ इंस्ट्रक्शन तो नहीं चेंज करा, शुरू में तो कुछ और का, बाद में जिसके कारण जो सब्जेक्ट है वो आंसर देने में उसको दिक्कत हो रही है, कभी कुछ वो कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। एंड फाइनली इन द वर्ड्स ऑफ आइजन ने क्या कहा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन बी समराइज एज दोज इन विच रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्टिव इंडिकेटर्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एनी एम्पेरिकल। कुछ इन्होंने क्या कहा आइजन ने कि जो भी ये टेक्निक्स हैं प्रोजेक्टिव, इनके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो इंडिकेटर हैं, ये क्या होते हैं, इनको एम्पेरिकली हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसका एम्पेरिकल जो है एविडेंस नहीं है।
A number of evidences show that most of the predictive techniques are guided by methodology. इसमें क्या होता है, जो उसने methodology यूज़ करी है वो जो है वो फॉल्ट है, यानी जो methodology जो यूज़ करी है इन टेक्निक्स के अंदर दैट इज़ क्या है, इल डिज़ाइन. एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर नॉट गाइडेड बाय एनी कंसिस्टेंट भी नहीं है, मीनिंगफुल भी नहीं है एंड टेस्टेबल थ्योरीज जो थ्योरीज जो हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड हैं दैट आर नॉट कंसिस्टेंट, मीनिंगफुल एंड टेस्टेबल. And there is no evidence showing a relationship between global interpretation of the projective techniques by experts and psychiatrists. अगर इनको हम globally यूज़ करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, उनका भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है. एंड जनरली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैव पुअर प्रेडिक्टिव एबिलिटीज रिगार्डिंग फेलियर और सक्सेस इन वेरियस वॉक्स ऑफ आवर लाइफ. तो मेनली है कि ये टेक्निक्स आगे जाकर फेल होंगी या सक्सीड होंगी, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस यूनिट 3 का, MPC 003 का, ब्लॉक 1 का. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब.